हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबको एक वार्म वेलकम, स्वागत है आपका। और बारी है आज के सीधा सौदा की। क्यूज आपकी स्क्रीन्स पर हैं। फ्लैटिश ओपनिंग के साथ आज का सेशन शायद आगाज कर रहा हो, ऐसा गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से संकेत दे रहा है। बढ़िया हफ्ते की कल शुरुआत हुई है। आज बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। ऐसे में वीरू, मूड कैसा और टीम कैसी? मूड अच्छा आशीष, गुड मॉर्निंग। और लिक्विडिटी, जैसे कि हम बात कर रहे थे मॉर्निंग कॉल में भी, वो ड्राइव कर रही है। कल रिलायंस का एक तरफा वन मैन शो था और है ना, और वो आईटी का जो स्पेस था वो वीकनेस वाला, वो रिलायंस ने अगर आप देखें भर दिया, तो अच्छी खासी थी परफॉर्मेंस। दैट्स ओनली आई थिंक लिक्विडिटी जो हमें ड्राइव कर रही है। मैं आता हूँ सीधे आशीष अपनी टीम पे, और अपनी टीम्स की शुरुआत जो है, मैंने एक चीज़ है, कल शुक्रवार की शॉर्टिंग कल पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग में और फ्रेश बाइंग में बदल गई। पहली चीज़ तो बाजार ने रिएक्ट किया कल शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद फ्रेश बाइंग। मैं शुरुआत कर रहा हूँ दो स्टॉक से, और वो हैं एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ। कल करीब 3 बजे के आसपास सीएनबीसी टीवी 18 ने एक एक्सक्लूसिव सोर्स से खबर आई थी कि बैंक एश्योरेंस के खिलाफ नो एक्शन का भरोसा दिया है यहाँ पर डीएफएस सचिव ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सचिव ने। तो इन दोनों इस खबरों पे दोनों स्टॉक्स ने रिएक्ट किया आशीष, और ये एक बहुत बड़ी लटकती तलवार थी मेरे ख्याल से काफ़ी समय से। एक समय मेरे ख्याल से लास्ट नवंबर दिसंबर की बात है, मैं एक रिपोर्टिंग में पढ़ भी रहा था कि ईरान ने काफ़ी चिंता जताई है, इस चैनल द्वारा बढ़ते हुए बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट करने की बात की गई थी। तो ये कल का आई थिंक न्यूज़ फ्लो बहुत अच्छी तरीके से हावी रहा। एसबीआई लाइफ में कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई, काउंटर ऑलमोस्ट डे हाई पर जाके खड़ा हुआ था, और मेरे ख्याल से ये न्यूज़ पर थोड़ा सा आशीष इम्पैक्ट डालेगा अभी। एसबीआई में अच्छी बाइंग थी, करीब 2,81,000 से जुड़े। यहाँ पर याद रखिएगा, इसने एक सप्लाई जोन था वो पार कर लिया, और वो था 1710-1720 का। नेक्स्ट इसका जो पड़ाव है वह 1809 का, नज़र रखिएगा। अगर कल के लेवल के ऊपर खुला तो ये मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। और दूसरा है एचडीएफसी लाइफ। आई मीन, अब इसकी प्लेसमेंट अगर आप देखें, ये थोड़ा सा कम एग्रेसिव है एसबीआई लाइफ की तुलना में, बट स्टिल प्लेसमेंट अच्छी है। सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ। ये अगर 710 के ऊपर सस्टेन रहा तो पॉसिबली इस क्लस्टर का जो स्विंग हाई है वो करीब 750-757 उसको अटेम्प्ट करेगा। तो आशीष, इस न्यूज़ फ्लो ने कल जो थ्रस्ट जनरेट किया, मैं उसको प्ले करना चाहूँगा इन दो स्टॉक्स के जरिए। आशीष, बिल्कुल ठीक, सही स्टॉक्स पकड़े आपने। एसबीआई, एचडीएफसी दोनों के दिग्गज बैंक्स हैं, और बैंक एश्योरेंस यानी कि बैंकिंग इंश्योरेंस चैनल जो है उससे तगड़ा बिजनेस आता है। एक मैक्स भी, क्योंकि एक्सिस बैंक से डिपेंडेंस बढ़ गई है, सब रेडार पे, इसीलिए वो नेटवर्क एक्सक्लूसिव के बाद एकदम से सॉलिड स्पाइक आया था, रेडार पे रखी है। उसके बाद दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स भी आई थी, उस रिपोर्ट को साइड करते हुए। खैर, रखिए दोनों दिग्गज लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स रडार पे। आज के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग क्यों आज सुबह सुबह आ रहा था वो व्हाइट हाउस से था, तो मैंने कहा उससे शुरुआत क्यों ना करी जाए। दरअसल अच्छा, नया नहीं है, इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी सिमिलर रिपोर्टिंग कर रखी है, पर आज सुबह व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट। अब ये जब तक ट्रम्प साहब की तरफ से नहीं आएंगे ज्यादा कॉन्क्रीट हो नहीं पाएगा, लेकिन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लॉजिकल भी है। ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो यूएस में ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, यूएस में मतलब यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ओईएम्स, उनके लिए जो पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं दुनिया भर से, उन पे टैरिफ्स रिड्यूस करने की तैयारी। भाई लॉजिकल भी है, आप तो कह ही रहे थे, चाहते थे कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग हो, अब उन पे भी अगर इंपोर्टेड पार्ट्स पे टैरिफ लगेगी तो फायदा क्या होगा। तो आप आइडिया ये है कि जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यूएस में, उनको एक पैट ऑन द बैक, और उसके लिए आपके लिए खास तौर पे ऑटो एंसिलरी पार्ट जो कंपोनेंट है उसमें टैरिफ रिड्यूस करेंगे। और ये धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे। तो ऐसे में ऑटो एंसिलरी प्लेयर, अब ये भी ध्यान रखिएगा, इनमें से ज़्यादातर ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स, क्योंकि यूएस की मैन्युफैक्चरिंग ऑटो की बहुत ज़्यादा है नहीं, वो मेक्सिको पर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है, तो अपने स्पेयर पार्ट्स वहाँ भी जा रहे हैं मेक्सिको तगड़े। लेकिन एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है, कुछ हद तक आई एम अज्यूमिंग यूएस में भी जाते होंगे। और दो कंपनियाँ, वो क्या कहते हैं, वो जो सबसे आगे जब भी टैरिफ्स ऑटो एंसिलरी की बात होती है, सबसे पहले धुलाई इनकी हो गई थी। तो ये दोनों थोड़ा सा लो लेवल से रिस्पाइट प्ले भी कर रही हैं। कौन सी? संवर्धन मदरसन
जिसने कहा भी था पहले कि हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ऑटो टैरिफ जो लग रही है, हमारा यूरोप से बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी स्टॉक धुला था। उसके बाद मेरे ख्याल से संवर्धन मदरसन ही वो स्टॉक है जिस पे CLSA का बड़ा कॉन्क्रीट 3 साल का टारगेट वारगेट आया था, एग्रेसिव टाइप्स। रखिए संवर्धन मदरसन के डेवलपमेंट्स के बीच रडार पे, अपने साल के चार्ट रखिएगा इसकी, हाई से अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है। मेरे ख्याल से हाई 300 प्लस के थे संवर्धन के। और क्योंकि दूसरा था सोना BLW प्रिसीजन, या कई लोग जिसे सोना कॉमस्टार कहते हैं, ये देखिए मदरसन सुमी का हाल। सोना कॉमस्टार के साथ भी यही हुआ था, BLW के साथ। इन दोनों को इन डेवलपमेंट्स के बीच में ग्रीन रख के चल रहा हूँ आज के लिए। वीरू 2 हो गए भाई साहब। ओके, तो आपको आज इस बास्केट में कन्विक्शन नज़र आ रहा है। मैं चलता हूँ एक और बास्केट पे आशीष, और वो है केमिकल्स की। और कल SRF का मूव देखने लायक था। एक बचा लेके आइए इसका OI पहले 10% OI बिल्डअप ऑन द सेकेंड डे ऑफ द सीरीज। ये अमूमन एक किसी बड़े ब्रेकआउट की अपेक्षा में, और आई थिंक जिसे कहते हैं हमें एक्सपेक्टेशन होता है। 10-11% बिल्डअप, स्टॉक कल डे हाई पर हुआ और कल रिवर्सल आया एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से। ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और इनफैक्ट अगर आप इस पूरे स्पेस को देखें, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये तेज़ी सिर्फ SRF तक सीमित थी। लुक एट UPL, क्या स्ट्रॉन्ग मूव था। उधर आरती इंडस्ट्रीज ने लोअर ट्रैजेक्टरीज पे मूव जनरेट किया है। बट मैं जा रहा हूँ कंसिडरिंग ऑप्शन स्टैट्स और कंसिडरिंग फ्यूचर स्टैट्स और कंसिडरिंग टेक्निकल प्लेसमेंट। और यकीन मानिए अगर ये 3100 का जोन पार कर गया तो वो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट होगा। बट मैं डेटा से इंप्रेस हूँ थोड़ा सा यहाँ पे SRF। और इसके बाद जो स्टॉक में रख रहा हूँ स्क्रीन पे आशीष, वो है ल्यूपिन। कल ल्यूपिन में भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, जरा स्क्रीन पे रखिएगा। कल आई थिंक शुरुआती टिक से ही इसने स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया। कल डे हाई पर, टिक बाय टिक चार्ट्स को देख लीजिएगा, कल के डे हाई पर और अबव ऑल मूविंग एवरेजेस क्लोज हुआ। और एक चीज़ आपको ल्यूपिन में रीड करनी है, वो ये कि जनवरी 2025, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस पूरी फॉलिंग चैनल के हाइस को बाइसेक्ट करता हुआ टेक्निकल प्लेसमेंट आशीष बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो SRF ऑन डेरिवेटिव स्टैट्स और ल्यूपिन और टेक्निकल प्लेसमेंट आशीष बहुत स्ट्रॉन्ग, 2 मेरे स्टॉक्स। बहुत बढ़िया। एक ऑटो एंसिलरी और, अब वो ऑटो एंसिलरी भी है, डिफेंस भी है, भारत फोर्ज। भाई लीडिंग फोर्जिंग कंपनी है इस देश की, और इसके तो काफी हद तक US में कामकाज भी है। क्लास 8 ट्रक्स वगैरह के लिए, ऑटोज के लिए एक्सेल्स वगैरह सप्लाई। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा था कि भार्गव साहब की कल कमेंट्री सुनी थी आपने थोड़े से? हाँ, 12 बजे जब आए थे ना। हाँ, थोड़े से मैं इसलिए आपसे ऑटो पे पूछना चाह रहा था। ये थोड़ा क्या ये 26 के लिए उनकी जो वाइब्रेशंस थी आपको थोड़ी म्यूटेड सी नहीं लगी? थोड़े झुके नहीं, तो वो रिजल्ट्स के बाद की कमेंट्री ये कहती है, इसीलिए। और इन्हीं क्या नहीं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जब हीरो मोटो कॉर्प ने करा था, सब FY26 के लिए थोड़ी सी सबड्यूड कमेंट्री वीरू वाकई है ऑटो प्लेयर्स की। मारुति ने अपने गुजरात के सेकंड प्लांट के प्लान्स को डिले कर दिया है, क्योंकि अभी डिमांड ही नहीं है उस तरह की कि प्लांट फर्दर केपेक्स पे खर्च करने की नौबत आए। तो है तो सबड्यूड। और पता नहीं, जैसे FMCG के साथ हुआ था ना वीरू, पहले वो लिस्टेड प्लेयर्स, अपन सारे प्रोडक्ट यूज करते थे वो लिस्टेड कंपनियों के होते थे ज्यादातर, HUL का दबदबा था। फिर आपने देखा कई सारे नए नए ब्रांड्स पॉपअप हुए थे। ऐसी मेरे ख्याल से ऑटोज में भी है, ब्रांड्स की अब कोई डर नहीं है शायद। तो मार्केट बढ़ भी रहा होगा तो अब कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत तगड़ी है, शायद इसीलिए भी इंडिविजुअल डिमांड थोड़ी सी कूल ऑफ सी हो रही है। कमेंट्री तो खैर FY26 के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपने क्या रीड करा तो इंटरेक्शन से? मैंने तो क्योंकि बीच में देखा आपका, तो एकदम से भार्गव साहब को देखा आपके साथ चर्चा करते, तो मैंने वॉल्यूम बढ़ाया था, तब तक मैंने ध्यान नहीं दिया था। वो एक चीज़ कह रहे थे, वो जो मुझे थोड़ा सा लगी, स्ट्राइक कर गई। वो कह रहे थे कि यार जनाब, जब छोटी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं तो हम करें क्या? ये सिर्फ SUV लेने वाले कितने वॉल्यूम जनरेट करेंगे? वो बात उनकी महत्वपूर्ण थी, ऐसी बात नहीं है। अब एक चक्कर ये है ना आशीष, ये भी तो हो रहा है ना आजकल लोग घर में गाड़ियां रखना पसंद नहीं कर रहे हैं। मेंटेनेंस, सर्विस, फ्यूल, ओला, उबर, मस्त ये मैंने दिल्ली NCR में तो बहुत देखा है। आजकल आप भी यही करते हैं मेरे ख्याल से, है? अपना तो क्या पैदल है, 11 नंबर की गाड़ी पकड़ के चलते हैं तो भारत फोर्ज इसीलिए था कि US ऑटो एंसिटी प्ले भी बन गया, प्लस डिफेंस रडार पे रखिए।
तो मैं इन ग्रीन लेके चलता हूं भारत फोर्ज को। अच्छा, विप्रो आईटी में बहुत मिला जुला सा रुझान है, पर विप्रो ग्रीन रख देता हूं मैं, क्योंकि इन्होंने कल एक लार्ज डील का अनाउंसमेंट करा कहिए, क्योंकि डिटेल्स तो देते नहीं ये लोग। यूरोप की एक कंपनी है वॉरवर्क, जो कि नंबर 1 डायरेक्ट सेल्स कंपनी है, उसके साथ करार हुआ है। होम हाउस होल्ड अप्लायंसेस वगैरह बनाने के लिए डायरेक्ट सेलर है, दुनिया भर की लीडिंग कंपनी है। उसके आईटी लैंडस्केप को मैनेज करना, ट्रांसफॉर्म करना, 5 साल का एंगेजमेंट विप्रो को मिलता हुआ। ग्रीन रख दिया इन डेवलपमेंट्स पे। वीरू, अगले दो कौन से? मैं लास्ट स्टॉक लिया था ल्यूपिन, मैं यहाँ पे एक फार्मा और लूंगा, सिप्ला। मोर और लेस ल्यूपिन जैसी ही प्लेसमेंट है, बट स्ट्रॉन्ग है। और इसकी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? आई मीन 7 अप्रैल से पूरी अप्रैल के सीरीज में इसने डोमिनेट किया, इसने सारे एवरेजेस को रीगेन किया। और स्पेशली अगर आप एक तारीख है चार्ट्स पे जाके नोट कीजिएगा, 17 अप्रैल से लेकर जिस दिन इसने सारे एवरेजेस को पार किया था, इसने एक अपना ट्रेडिंग पैटर्न बना लिया है, जिसमें ये 10 डे के आसपास जब भी आता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। कल इसने सफर शुरू किया, 10 डे से डे हाई के क्लोज हुआ। हालांकि ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं था, लेकिन याद रखिएगा इट्स अ क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट। 11 नवंबर 2024 से चली आ रही रेंज बहुत स्ट्रांगली बाइसेक्ट हुई है। अगला इसका सप्लाई जोन आता है करीब करीब 1630 पे, जो कि स्विंग हाई है नवंबर 2024 का। तो सिप्ला को अपने ड्राइव पे रखिएगा। और इसके बाद जो स्टॉक में पिक कर रहा हूं वो है एनबीएफसीज में, एचएफसीज में, दैट्स एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। कल जब बाजार खुला, खुलते साथ इन सभी स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। ये शुक्रवार को कोलैप्स हुआ था, लेकिन कोलैप्स कहां तक हुआ? 200 EMA तक। कल वहीं से रिवर्सल आया, शॉर्ट कवरिंग डे हाई पर जाके क्लोज हुआ। अब याद रखिएगा, अगर ये 605 610 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, चांसेस है कि अपने आप को 640 के लिए प्रिपेयर करे, जो कि नवंबर 2024 की ट्रैजेक्टरी का हाई है। तो प्लेसमेंट बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स की कल एग्रेसिव थी, बड़े की लेवल से रिवर्सल लिया, उसमें एलआईसी भी था। आशीष, अब तक नतीजों की चर्चा नहीं करी, 2 नतीजे मेंशन करता हूं। एक तो निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अच्छा क्वार्टर है, आय 22% बढ़ी, इबीटा उसके सामने 26% बढ़ा, यानी कि मार्जिन एक्सपैंड हुए। 210 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में एक्सपेंशन है, 68% पे मार्जिन है। तो नंबर्स तो ऑपरेशनली ठीक दिख रहे हैं। अब मेरे पास वो स्ट्रीट एस्टिमेट्स नहीं थे, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे हैं, तो अपन वॉच करेंगे ओपनिंग के बाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, अच्छे नंबर, इंटरनल्स भी अच्छे लग रहे हैं मुझे, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। एनआईआई, पहले तो हेडलाइन नंबर्स, एनआईआई 20% और मुनाफे में 28% साल दर साल का जंप। डिसबर्समेंट्स क्यू ऑन क्यू 27% बढ़े। मार्जिन यानी कि एनआईएम्स 3.25% पे, 3.75% पे, क्यू ऑन क्यू 5 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। एसेट क्वालिटी क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हुई। ग्रॉस एनपीएस 1.19 से रिड्यूस होकर 1.08 पे आए। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हुए। आरओएस 2.55% पे पहुंचे हैं साल दर साल। तो नंबर्स इंटरनल्स ठीक ठीक दिख रहे हैं भाई। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इन ग्रीन। 6 हो गए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और अगले 4 खिलाड़ी पेश करते हैं हम आशीष शर्मा। मेरा पहला खिलाड़ी होगा यहाँ पे अशोक लेलैंड। अभी ऑटो का जिक्र आशीष ने बहुत उल्लेख कर दिया, मैं इसको दोबारा उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं टेक्निकल पैरामीटर्स पे आता हूँ। अशोक लेलैंड ये लोअर ट्रेजेक्टरीज में, यानी नॉट एग्जैक्टली एट हायर ट्रेजेक्टरीज, ये लोअर ट्रेजेक्टरीज में एक अच्छा मोमेंटम देने वाला स्टॉक है। और जैसा कि मैंने एक केस प्रेजेंट किया था कुछ देर पहले लुपिन के लिए, ऐसा ही केस ये है। लोअर ट्रेजेक्टरी से बेस बना के ऊपर निकला, सारे एवरेजेस को पार किया, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने का मापदंड है इसका। 10 डे नहीं तोड़ता, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज अवेलेबल ऑन द चार्ट्स। कल डे हाई पे क्लोज हुआ एग्जैक्टली उसी पॉइंट से। लुक एट द क्वांटम ऑफ बाइंग, 3.5 लाख से जुड़े यहाँ पर। प्लेसमेंट ठीक है, बट एक बात याद रखिएगा, इसका एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 232 पर। 232 अब एक मेजर ब्रेकआउट होगा, और सपोर्ट परसिस्ट करता है 221 पर। तो ये चैनल पे फोकस कीजिएगा, बट 232 विल बी अ मेजर ब्रेकआउट। और कंसिडरिंग ब्रेंट, मेरी निगाहें जो थी वो एक आई थिंक इस फैक्टर को प्ले करने के लिए सीधी गई एशियन पेंट्स पे। एशियन पेंट्स ने लगभग आप समझिएगा कि पूरी अप्रैल सीरीज 9 अप्रैल से लेकर टिल डेट
पूरा कंसोलिडेशन किया है अबाउ 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अबाउ 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल का लो एग्जैक्टली डॉट 20 और 100 था और डी हाई पे क्लोज हुआ, बट ब्रेकआउट पॉइंट क्या होगा? ब्रेकआउट पॉइंट होगा 2472। इन दैट केस ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा 2567 के लिए, जहां पे 200 डेमा है। प्लेसमेंट लुक्स गुड, 100 डेमा के ऊपर अच्छा कंसोलिडेशन। आशीष, अगला भाई टाइटन कंपनी है, रडार पे रखते हैं। कल है, अच्छा अभी एक दिन मेरे को कमोडिटी राउंड अप करना पड़ा था 11:30 बजे, तब मैं एक ज्वेलर से बातचीत कर रहा था उस शो में, तो यही पूछा था अक्षय तृतीया वीरू कल है कि किस तरह की डिमांड पैन आउट हो रही है। वो कह रहे थे बड़ी रोबस्ट डिमांड है, ना सिर्फ अक्षय तृतीया के लिए बल्कि ये जून में मैरिज की कई सारी डेट्स लगी हुई हैं। तो कह रहे थे उसके लिए डिमांड, सोने की कीमतों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, सॉलिड डिमांड है। और ऐसा भी नहीं कि ग्रामेज वगैरह रिड्यूस हुआ हो, सब 22 कैरेट की डिमांड तगड़ी है। तो टाइटन कंपनी रडार पर रखी है भाई, वैसे भी ऑस्पिशियस माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी और खुशियां आती हैं अगर सोना खरीद लें, चांदी खरीद लें, जो खरीद सकें। नहीं खरीदने वाले मेरे जैसों के लिए विकल्प मैं ढूंढ के लाया हूं। कहा जाता है ऑस्पिशियस है अगर आप क्ले पॉट, मिट्टी का बर्तन खरीद लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रास का, कॉपर का बर्तन खरीद लें, बार्ले यानी कि जौ खरीद लें, ज्यादा इजी चीजें बता रहा हूं। येलो मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों खरीद लें, और या फिर कुछ नहीं तो कॉटन विक्स वीरू, बत्ती दिए में लगाने वाली, ये सब ऑस्पिशियस है भाई साहब। तो घबराने की जरूरत नहीं है। सोने और चांदी अफोर्ड नहीं कर सकते इस समय, तो ये विकल्प आपके लिए लेकर आया हूं, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस घर पे लाने के लिए। लेकिन जो कर सकते हैं उनके चलते टाइटन कंपनी रडार पे रख लेंगे आज। आपने इस बीच कौन सा विकल्प सोचा कल के लिए? मैं तो सोचा ही नहीं था अभी। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। सोचा ही। हाँ, वैसे मैं उसी पे विचार करूंगा, उसी पे विचार करूंगा। पता है एक एवरेज जो मिनिमम हार भी आता है ना आशीष, मैं वही सोच रहा था कि अब आपका अगर आप हार भी लेंगे तो 4 तोले से 4.5 तोले से तो कोई कम होता नहीं है ना? वही हार ही 5 लाख का जाएगा, सोचिए, है ना? बहुत ही मुश्किल हो गया। अंगूठी वो दिखाना शुरू करेगा तो लाख रुपए की तो अंगूठी होगी, 1.25 लाख की। जनाब क्या दौर आ गया, है ना? एक ब्रेसलेट का वो हुक गोल्ड का ठीक कराना है, वही मैंने नहीं कराया है। लाइए अगला, चलिए। टाटा टेक्नोलॉजीज अगला है, लाल लेके चल रहा हूँ लेकिन अब पता नहीं लार्ज ट्रेड होना है, ऐसी नेटवर्क सूत्र बता रहे हैं। टीपीजी राइस क्लाइमेट करीब 1.5 करोड़ 1.59 करोड़ शेयर्स टू बी प्रिसाइज बेचेगा आज लार्ज ट्रेड्स के थ्रू। कुछ डिस्काउंट पे होगी कल की क्लोज से, अभी डिपेंड करेगा। ये सुबह वाली ब्लॉक विंडो में हो गया तो बात अलग है, ऐसा लगेगा डिमांड एपेटाइट अच्छी है। पर टाटा टेक्नोलॉजी बहुत डिसअपॉइंट कर गया लिस्टिंग, जब से लिस्ट हुआ तब से पता नहीं इस समय कैसी एपेटाइट होगी। और अगर लार्ज ट्रेड हो भी गया तो आज के लिए समीकरण ठीक होंगे, इवेंचुअली शायद पस्त पड़ रहा हो, क्योंकि कईयों की डिमांड एपेटाइट को सेटिस्फाई कर जाएगी लार्ज ट्रेड। तो टाटा टेक्नोलॉजीज लाली रखता हूं, लेकिन आप वॉच करिएगा आज के लिए किस विंडो पे ये ट्रांजैक्शन प्ले आउट हो रहा है। वीरू अगले दो। जी मैं संक्षेप रखूंगा। दो स्टॉक्स सीएससी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, बट कहां पे? लोअर टेरिटरीज में। मैं पुल बैक में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आज, और कल इसने अपने लास्ट 2 एवरेज यानी 50 डेमा से पुल बैक किया, सारे एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ। बाइंग अच्छी थी कल सीएससी में, पावर स्पेस में बाइंग थी। और देखिए अब बहुत ज़रूरी है कि सीएससी 155-160 के ऊपर स्टेबल हो। 160 के ऊपर स्टेबल हुआ तो ये अपने आप को मई सीरीज के लिए वेल प्रिपेयर कर रहा है, बट कसौटी क्या है? 155-160 के ऊपर स्टेबल होना चाहिए। और लास्ट है दैट्स इंडियन बैंक। मैंने इंडियन बैंक को लिया है। कल पीएसयू बैंक्स ने मोमेंटम जनरेट किया था, एसबीआई ने उसको लीड किया था। इंडियन बैंक को मैंने इसलिए यहाँ पे कंसिडर किया क्योंकि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्रीज पे है, और यकीन मानिए 12 दिसंबर के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी, तो इंडियन बैंक की प्लेसमेंट अच्छी है। 590 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट इस पे होगा। आशीष, मेरी टीम पूरी। पेटीएम को लेकर अपडेट आ रहा है। इसकी सब्सिडरी है फर्स्ट गेम टेक, जिसको 5,712 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस आया है, डिमांड ऑर्डर आया है। तो पेटीएम को लाल लेके चलते हैं। आई एम श्योर
बट ऑब्वियसली कंटेस्ट करेंगे ये लोग, लेकिन एक ओवरहैंग के तौर पे आज लाल ले लीजिए। और लास्ट में यूको बैंक को ग्रीन रख रहा हूं। नंबर्स इसके भी अच्छा, यूको बैंक के नंबर्स अच्छे भी हैं, कुछ चीजें, कुछ पहलू टटोलो तो आपको थोड़ा सा पस्त भी लगेंगे, पर स्टॉक की शायद प्लेसमेंट ऐसी है कि इसमें बाजार शायद अच्छा ढूंढ रहा होगा। डिपॉजिट्स 11% साल दर साल, 11.5% साल दर साल, और क्यू ऑन क्यू 4.5% का जंप। एडवांसेस 18% साल दर साल, और इवन क्यू ऑन क्यू 5.5% का जंप। डोमेस्टिक एडवांसेस 20.5% का साल दर साल जंप। एनआईआई 23%, कारोबारी मुनाफा 33.5% और मुनाफा 24% का जंप। ग्रॉस एनपीए 2.91% से रिड्यूस होकर 2.69% क्यू ऑन क्यू। ये सारे इंटरनल्स अच्छे हैं, तो खराब क्या है? रिटर्न रेशियोज थोड़े से डिटोरिएट हुए, एनआईएम थोड़े से डिटोरिएट हुए, इसलिए मैंने कहा ईदर वे देख सकते हो आप, लेकिन मैं पॉजिटिव्स के साथ और स्टॉक की प्लेसमेंट देखते हुए इन ग्रीन रखता हूं। आप लोग स्टॉक को कंटिन्यूस सेशन में वॉच करिएगा। खैर, 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का रैप अप।